बाजार बोलता है। एफआईज डीआईज का डेटा से शुरुआत करते हैं। एफआईज ने कल भी एक बड़ी सेलिंग ही की है। हालांकि डीआईज ने कोशिश की उस सेलिंग को नेगेट करने की, लेकिन एफआईज की सेलिंग काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी। 8132 करोड़ रुपए की सेलिंग, वहीं 7900 करोड़ रुपए की बाइंग डीआईज की तरफ से। तो एक अच्छा खासा युद्ध चल रहा है इन दोनों के बीच में भी। अब ये कब खत्म होगा और कब दोनों एक ही पटरी पर आएंगे वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। एक बार देख लेते हैं ग्लोबल इंडिसेस का हाल, किस तरह से यूएस मार्केट्स क्लोज हुए, उसके बाद एशियन मार्केट्स का क्या हाल चल रहा है। तो यूएस मार्केट में तो करीब 221 पॉइंट की बढ़त देखने के लिए मिली डाउ जोन्स में। शंघाई भले ही फ्लैट टू नेगेटिव है, लेकिन हैंसेंग निकाई और कोस्पी यहाँ पर ग्रीन मार्क बना हुआ है। हालांकि डीप ग्रीन नहीं है, लेकिन ग्रीन मार्क बना हुआ है, यही एक अच्छी बात है। एक बार देख लेते हैं आज के टॉप गेनर्स और लूजर्स कौन से काउंटर हैं जो अच्छी स्ट्रेंथ दिखा पा रहे हैं आज इस बाजार में। तो टॉप गेनर्स की लिस्ट में देखें तो रेमंड ने यहाँ पर 7% का उछाल, शॉपर स्टॉप 6 नतीजे और 5.5% की तेजी। वेल्समन कॉर्प करीब 5% ऊपर। एचडीएफसी एएमसी आफ्टर रिजल्ट्स करीब 4.25% और यूटीआई एएमसी जो एक रब ऑफ इम्पैक्ट होता है एक एएमसी कंपनी का, वो यूटीआई एएमसी पर दिख रहा है एचडीएफसी एएमसी के रिजल्ट्स के बाद। हालांकि एचडीएफसी एएमसी के रिजल्ट कल ही आ गए थे मार्केट हाउस में, लेकिन एंड में आए थे। देख लेते हैं आज टॉप लूजर्स कौन से हैं। तो छोटे सरकारी बैंक सारे ही लिस्ट में हैं। कल ये सारे टॉप गेनर्स थे। करीब मार्केट क्लोज होने पर ये सारे अच्छी स्ट्रेंथ के साथ बंद हुए थे। आज थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग है। आईओबी, सेंट्रल बैंक, यूको बैंक, आईडीबीआई, महाराष्ट्र बैंक सभी में करीब 5% से 8.5% की गिरावट देखने के लिए मिल रही है। महेश सर, कल जो हमने एक बाउंस बैक देखा सरकारी बैंकों में, छोटे सरकारी बैंकों में, क्या कुछ कारण रहा सर, और आज क्यों प्रॉफिट बुकिंग है? नहीं, डेफिनेटली कल जो एक गवर्नमेंट का अनाउंसमेंट आया था कि ये सरकारी बैंक है जो क्यूआईपी कर सकते हैं और गवर्नमेंट का शेयर होल्डिंग जो है वो आने वाले अगस्त 26 तक कम करना पड़ेगा, तो वो टाइप्स का सर्कुलर जो था वो एक पॉजिटिव है। स्पेसिफिक जो 4-5 बैंक है वहाँ पे एक पॉजिटिव ट्रिगर है, तो उसके कारण से सारी बैंक्स के अंदर अपन ने एक अपसाइड मोमेंटम देखा था। और ये मार्केट अनसर्टन है तो थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग शायद इन्वेस्टर को थोड़ा सा मार्केट के अंदर थोड़ा वीकनेस लग रहा है, तो उसकी वजह से थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग जो भी कॉशियस मोड है वहां पे जहाँ जहाँ पे जिनको अपॉर्चुनिटी मिली एग्जिट होने की एग्जिट करें। बट मेरे हिसाब से लॉन्गर टर्म इन बैंक्स में कोई और ज्यादा पॉजिटिव रहने की जरूरत है, क्योंकि बैलेंस शीट इन सारी छोटी स्मॉल बैंक की काफी बढ़िया है और बैलेंस शीट में काफी सुधार हो चुका है पिछले कुछ सालों में। तो फर्दर कोई भी एक आधा भी इम्प्रूवमेंट और ये सब बैंकिंग में होता है तो अपसाइड पोटेंशियल सारी बैंक्स में अंदर थोड़ा बहुत बनता है। स्पेसिफिक देखें तो आईडीबीआई बैंक के अंदर अच्छा खासा पोटेंशियल है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के अंदर अच्छा खासा पोटेंशियल है। तो सरकारी बैंक है, छोटे बैंक है और वैल्यूएशन वाइज भी कंफर्ट है, वैसा कोई वैल्यूएशन भी हाई वैल्यूएशन पे है नहीं। तो ये सारे बैंक्स के अंदर छोटे मोटे ट्रिगर अगर मिलते हैं तो वहाँ पे एक अपसाइड जो है रैली कंटिन्यू रहेगी। ये वाले कल वाली जो तेजी थी वो उसी कारण की वजह से थी। आज थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आया है तो वही कारण है, लेकिन मेरे हिसाब से अगर कोई लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखता है तो इन बैंकों में बना रहना उचित है। लेकिन एक सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट जो कि शायद दुनिया में हर आदमी चाहेगा कि ये डेवलपमेंट तो हो, और वो है युद्ध विराम। इसराइल हमास के बीच में युद्ध विराम की घोषणा कभी भी हो सकती है। दोनों ही देशों की तरफ से जो शर्तें हैं उनको मानने के लिए और शर्तों को रखा जा रहा है और माना जा रहा है। जो इनका मीडिएटर है कतर, उसकी तरफ से भी ये स्टेटमेंट आया कि किसी भी पॉइंट पर ये अनाउंसमेंट आ जाएगी। अमेरिकन प्रेसिडेंट जो अभी हैं जो बाइडन, और साथ ही जो बनने वाले हैं डोनाल्ड ट्रंप, इन दोनों की तरफ से भी आ गया है कि ये युद्ध विराम होने जा रहा है। तो कहीं ना कहीं विश्व में जो दो बड़े युद्ध चल रहे थे, कम से कम उसमें एक युद्ध तो ख़त्म होने की तरफ है। अ, महेश सर, कैसे देखें सर ये जो क्राइसिस शुरू हुआ था मिडिल ईस्ट में, और अब अगर ये थमेगा। हमने देखा कि इसराइल लेबनान के बीच में जो टेंशन थी उसको दूर किया गया, हिजबुल्ला को शांत किया गया, इसराइल को भी शांत किया गया। अब दूसरा हमास की तरफ से भी ये सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। हालांकि मनों में फ़र्क नहीं जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं युद्ध तो ख़त्म होंगे। सर, कैसे देखेंगे इसका इम्पैक्ट ऑयल कीमतों पर, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पर और शिपिंग रेट्स पर? नहीं, डेफिनेटली ये जो है कहीं ना कहीं पे ग्लोबल सेलिंग का एक फैक्टर ये भी था कि वार सिचुएशन जो है सब जगह पे चल रहा था, तो ग्लोबल सेलिंग का एक ये बड़ा फैक्टर था, क्योंकि
वो सारे वर्ल्ड को नजर में रखते हुए कुछ भी बाइंग या सेलिंग करते, तो ये एक बड़ा ट्रिगर उसकी वजह से था। इंडियन मार्केट के डीआई के प्रोस्पेक्टिव से देखे तो शायद वो इतना इम्पोर्टेंस शायद नहीं रखता था, लेकिन ग्लोबल की वजह से था, तो इंडियन मार्केट ने कहीं ना कहीं पे उसके एक कारण ये भी है कि उसकी वजह से अपन ने सेलिंग प्रेशर देखा। तो युद्ध विराम होगा तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ पॉजिटिव इसमें रहेगा। ऑयल जो ऑयल के भाव है वो एक स्टडी हो जाएंगे, थोड़े रेंज बाउंड होंगे। तो सारी कंपनीज के लिए एक अनसर्टनिटी वाला पीरियड जो है वो थोड़ा सा कम होता हुआ दिखाई देगा, तो उसी उसकी वजह से एक स्टेबिलिटी थोड़ी सी हम हमारे को देखने को मिल सकती है। फिलहाल तो ऑयल मार्केट की कंपनीज में भी थोड़ा दबाव है, बट एक स्टेबिलिटी रहेगी तो ज्यादा बेटर रहेगा। कोई भी उनको प्लानिंग करने के हिसाब से रहता है, तो वो एक अच्छी खासी प्लानिंग के लिए काम आता है। तो फिलहाल ये एक न्यूज़ है, उसको अपन एक पॉजिटिव तरीके से देख सकते हैं। हालांकि इंडिया के हिसाब से इतना ज्यादा कोई इम्पैक्ट नहीं करता है, लेकिन डिमांड और सप्लाई का जो कंसर्न है, सप्लाई का कंसर्न जो एफआई का कंटिन्यू चल रहा था, उसमें शायद आने वाले दिनों में अपन इस कारण की वजह से एक कॉस्ट डाउन देख सकते हैं। ठीक है सर, नेक्स्ट वीक एच पी सी एल बी पी सी एल के नतीजे भी होंगे, तो कैसे देख रहे हैं, क्योंकि जो मार्केट की एक्सपेक्टेशन है वो तो अच्छे नतीजों की है। कैसे ट्रेड लें इन दोनों में? नहीं, फिलहाल नतीजों को ध्यान में रख के ट्रेड नहीं किया जा सकता है। कारण ये है कि मार्केट के अंदर कोई भी नतीजा अगर थोड़ा सा भी वीक आता है एक्सपेक्टेशन तक, तो स्टॉक्स को जो बीटिंग होता है वो कुछ हद से ज्यादा होता है। और रिजल्ट अच्छा भी आ गया तो उतना रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है। तो फिलहाल रिस्क रिवॉर्ड जो है वो वैसा फेवरेबल बन नहीं रहा है। तो रिजल्ट के हिसाब से तो फिलहाल वैसे कोई ट्रेड स्पेसिफिक बन नहीं रहा है। और फिर भी लेकिन अगर लॉन्गर टर्म व्यू के हिसाब से कोई एडिशन करना चाहे तो स्ट्रगल्ड वे में कोई भी डिप मिलता है तो वहां पे स्ट्रगल्ड वे में ऐड किया जा सकता है। इन कंपनीज का ग्रोथ जो है वो लाइफ लॉन्ग है, वो चलता रहेगा। तो यहाँ पे एक स्ट्रगल्ड वे में ऐड करना है तो ऐड कर लीजिए, गुड डिविडेंड कंपनीज है। तो रिजल्ट को ध्यान में रखते हुए आप एक लॉन्ग टर्म स्टोरी को ध्यान में रखते हुए स्ट्रगल्ड वे में अगर कोई ऐड करना चाहता है तो ऐड ले सकते हैं, क्योंकि रिजल्ट के बेस पे पर अगर बिलो एक्सपेक्टेशन रिजल्ट आया तो उसको हैमरिंग भी वैसा ही होता है। हालांकि गवर्नमेंट के स्टॉक्स में इतना शायद सेलिंग प्रेशर देखने को ना मिले, बट कहीं ना कहीं पे अभी मार्केट जो थोड़ा सा कॉशियस मोड में है, तो वो टाइप के ट्रेड जो है फिलहाल फेवरेबल सिचुएशन में नहीं बन रहे हैं। जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। सर, डोनाल्ड ट्रंप अगर आएंगे तो वो बोल रहे हैं कि वो ऑफशोर ड्रिलिंग पर और ऑनशोर ड्रिलिंग पर ज़्यादा ध्यान देंगे, क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन बढ़ाने पर ज़्यादा ध्यान देंगे। सर, कैसे देख रहे हैं ड्रिलिंग कंपनीज को, अबान ऑफशोर, जिंदल ड्रिलिंग जैसी कंपनीज? नहीं, डोनाल्ड ट्रम्प का जो है वो डेफिनेटली वहाँ पे एक फोकस रहने वाला ही है। और अपन जो है ये क्रूड के भाव में एक स्टेबलाइजेशन या थोड़ी इस लेवल से थोड़ी नरमी जरूर देख सकते हैं। तो ये डोनाल्ड ट्रम्प के आने के बाद में क्या सिचुएशन बनती है उसके हिसाब से फर्दर इन सारी चीजों को देखा जा सकता है। फिलहाल अभी जो है एक मझधार के अंदर है, तो कोई डिसीजन लेने की सिचुएशन फिलहाल इन सारे स्टॉक्स में बन नहीं रही। ओवरऑल ध्यान तो थोड़ा पॉजिटिव का बन रहा है, बट फिर भी एक डिसीजन जो है वो ट्रम्प ऑफिस ज्वाइन करने के बाद में ही मार्केट कोई बड़े डिसीजन या बड़े एक्ट करने के मूड में। ठीक है। हालांकि कल कच्चे तेल की कीमतों में तो थोड़ी नरमी देखी गई। जो रशिया पर जो सैंक्शंस लगाए थे यूएस ने, उसकी वजह से क्रूड ऑयल $81 पर आ गया था, लेकिन उसके बाद अब थोड़ी नरमी आने लगी है। एक इम्पॉर्टेंट खबर जो कि डॉलर फ्रंट पर है, डॉलर को लेकर यूबीएस की एक स्टेटमेंट आई है। उनका कहना है कि जुलाई से यू टर्न शुरू हो पाएगा डॉलर की जो मजबूती है, यानी कि डॉलर जो मजबूत हो रहा है उसके बाद कमज़ोर होना शुरू हो जाएगा, लेकिन जून तक तो डॉलर में मजबूती बनी रहेगी, ऐसा यूबीएस मानते हैं। सर, अगर डॉलर मजबूत रहेगा यानी कि रुपया कमज़ोर रहेगा, दुनिया भर की करेंसीज कमज़ोर रहेंगी, और कमज़ोर करेंसी का फ़ायदा एक्सपोर्टर उठाते हैं। एक्सपोर्टर में हमारे यहाँ की आईटी कंपनियाँ हैं, टेक्सटाइल कंपनियाँ हैं। कैसे ट्रेड करें सर इन कंपनीज पर? डेफिनेटली आईटी कंपनीज में यहाँ से भी कोई भी अगर बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनती है तो अब आईटी कंपनीज में बाइंग करके चला जा सकता है। एक्सपोर्टर को कंपनी में टेक्सटाइल का कंपनी अगर कोई भी अच्छी लगती है, प्रिफर्ड है, तो वहाँ पे भी एक ध्यान रखा जा सकता है। आईटी सेक्टर प्रिफर्ड है, वहाँ पे टीसीएस, इन्फोसिस जैसी बड़ी कंपनीज है जहाँ पे एक अपन उसको ध्यान में रख सकते हैं। बिरला सॉफ्ट भी जो है वहाँ पे भी एक ध्यान रख सकते हैं। ये कुछ एक कंपनी है जहाँ पे कुछ भी अगर आपको लो साइड में मिलता है तो ये सारी कंपनीज में ध्यान रखा जा सकता है। तो डॉलर का जो सीधा सीधा फायदा है वो आईटी कंपनीज को ही मिलता है, और कहीं ना कहीं पे
इनके बाकी सी सारी चीजें भी है वो रिजल्व होते हुए दिखाई देगी। टीसीएस ने अपना गाइडेंस भी अच्छा खासा दिया हुआ है, हालांकि एचसीएल इन्फो ने वैसा गाइडेंस नहीं दिया है। तो हम्म। एचसीएल इन्फो को थोड़ा सा साइडलाइन रख के बाकी सारी कंपनीज का गाइडलाइंस भी आप ध्यान में रख सकते हैं। और ये सारी कंपनी में कोई भी डिप मिलता है तो वहां पे एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी मार्केट भी देख रहा है, तो हम भी कुछ ना कुछ अगर लोअर लेवल में मिलता है तो बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। अ, एक और इम्पॉर्टेंट खबर जो कि आज भी आनी है और कल भी आई थी, अमेरिका का जो परचेजिंग पावर इंडेक्स है उसमें करीब 0.2% की ही ग्रोथ देखने के लिए मिली। एस्टीमेट थे 0.4%। तो ये इन्फ्लेशन का एक इंडिकेटर माना जाता है, कोर इन्फ्लेशन का। आज हालांकि वहाँ पर सीपीआई डेटा का इंतज़ार है पूरी दुनिया को कि किस तरह का वहाँ पर महंगाई दर का आंकड़ा आएगा दिसंबर महीने के लिए। अगर वहाँ पर इन्फ्लेशन कंट्रोल्ड आता है तो जो एक एक्सपेक्टेशंस बन रही थी मार्केट में, या एक टेंशन बढ़ रही थी कि कहीं ना कहीं अमेरिका हो सकता है कि इंटरेस्ट रेट कट करने की साइकिल को बंद कर दे। हालांकि धीमा कर देगा ये तो सभी मान रहे हैं, लेकिन बंद ही कर दे, ये थोड़ा सा मार्केट इस डर से अमेरिका भी गिरा था पिछले हफ्ते, और थोड़ा सबड्यूड रहा एशियन मार्केट भी। सर कैसे देखें, अगर सीपीआई आंकड़े आज अमेरिका के ठीक ठाक आ जाते हैं, कंट्रोल वे में आते हैं, तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा? देखिए मेरे हिसाब से अगर रेट कट अगर नहीं करते हैं अमेरिका जैसी बड़ी इकोनॉमी को, तो फिर थोड़े से कंसर्न जरूर बनते हैं, क्योंकि वहाँ पे इतने हाई रेट में अगर कोई भी काम चल रहा है तो वहाँ पे थोड़ा कंसर्न बनता है। तो रेट कट तो ऑब्वियसली आना ही है। थोड़ा सा लेट डिले जरूर कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पे रेट कट तो एक्सपेक्टेड है ही, और उसके बगैर काम चलने वाला नहीं है। एक आध एक दो महीना आप एक्सटेंड कर लो, लेकिन उसके बाद में तो वो जो जो चीजें हैं वही फैक्ट है जो आने वाली है सामने। तो रेट कट तो एक्सपेक्टेड है, थोड़ा डिले जो है वो हो रहा है, वो किसी कारणवश हो रहा है। और कहीं ना कहीं पे अपन जो एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ का है, पॉवेल है, और ये जो नया जो ट्रम्प ज्वाइन करने वाले हैं, तो उनकी भी एक आपसी एक जो टसन है वो भी एक सबको विजिबल है। तो उसके हिसाब से थोड़ा टाइम ले सकता है, बट रेट कट डेफिनेटली आएगा। थोड़ा सा लेट भले हो सकता है, लेकिन रेट कट तो करने ही पड़ेंगे, तो ही वो उनकी इकोनॉमी को वापस से रिवाइवल मिलेगा, और बाकी सारे वर्ल्ड मार्केट जो है वो भी उसी लाइन में जाएंगे। तो रेट कट तो आना ही है, एक दो महीना आप डिले जरूर कर सकते हैं। ठीक है, कुछ रिजल्ट्स की तरफ बढ़ते हैं। कल मार्केट बंद होने के बाद जिन कंपनीज के नतीजे आए उसमें नेटवर्क 18 का रिजल्ट था। रेवेन्यू करीब 23% घटता हुआ दिखाई दिया, लॉस बढ़ता हुआ दिखाई दिया। 102 करोड़ के मुकाबले 1400 करोड़ का लॉस था। हालांकि इसमें एक वन टाइम लॉस था, जिसकी, या वन टाइम एक आइटम था जिसकी वजह से इनका जो लॉस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। आज काउंटर इसी वजह से थोड़ा ऊपर भी है, क्योंकि जो वन टाइम लॉस है उसका ही इम्पैक्ट इस काउंटर पर देखने के लिए मिला है। एक्सेप्शनल आइटम है करीब 1425 करोड़ रुपए का, जिसकी वजह से ये कंपनी लॉस में दिख रही है। अदरवाइज कंपनी का जो ऑपरेशनल फ्रंट पर जो लॉस है वो घटा है। तो ये एक अच्छी चीज़ थी इस कंपनी के साथ, तो मार्केट शायद उसको स्मार्टली ले रहा है। कैसे देखें सर नेटवर्क 18 को? अब तो इसमें डिज्नी हॉटस्टार का बिजनेस भी मर्ज हो गया, और अभी तक तो ये कंपनी एक बड़ी कंपनी बनने की तरफ थी, लेकिन काउंटर तो पिट गया। 80 रुपये से 60 रुपये की रेंज में आ गया। उससे पहले टीवी 18 का भी मर्जर इस कंपनी में हो चुका है। डेफिनेटली ग्रुप के अंदर कंसोलिडेशन चालू है, कहीं ना कहीं पे ऑपरेशनल कॉस्ट जो है वो धीरे धीरे कम करने की दिशा में काम कर रहा है। तो ये अभी यहाँ से थोड़ा सा और टाइम लेगा। अगर किसी का भी बाइंग है तो उसको वेट एंड वॉच की स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। यहाँ से फर्दर किसी को ऐड करना है तो फिर वो 45 48 के करीब स्टॉप लॉस रख के वापस भी फर्दर कर रहा है। ये थोड़ी सी लॉन्ग टर्म स्टोरी। यहाँ पे ऑपरेशनल कॉस्ट जो है धीरे धीरे कम की जा रही है, उसके बाद में वेट एंड वॉच होगा कि फर्दर कैसे उनका आउटकम आता है। तो यहाँ से अगर कोई भी थोड़ा सा अगर रिस्क लेता है तो यहाँ से थोड़ी सी बाइंग की जा सकती है, लेकिन थोड़ा वेट करना पड़ेगा, काउंटर को थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि प्लानिंग ऑपरेशनल कॉस्ट जो कम करने की प्लानिंग है वो उसी दिशा में जा रहे हैं। और वन टाइम लॉस भी लिया तो वो कहीं ना कहीं पे बैलेंस शीट क्लीन अप के हिसाब से ही वो सारी चीजें होती है। तो ये नेक्स्ट 1 2 क्वार्टर उसको टाइम देना पड़ेगा, उसके बाद में पूरी पिक्चर क्लियर होगी। तो मेरे हिसाब से अगर कोई भी रिस्क लेना चाहे तो यहाँ पे रिस्क लिया जा सकता है। रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से रेशियो थोड़ा सा फेवरेबल है। 45 48 के करीब करीब स्टॉप लॉस लगा के थोड़ा सा रिस्क लेवे तो हो सकता है कि 85 से 90 तक के टारगेट जो है शायद एक आधा भी क्वार्टर अगर सस्टेन करते हैं तो वो अपने को देखने को मिल सकता है। चलिए,
ये तो अच्छी बात है कि यहाँ पर लंबे टारगेट सर बता रहे हैं। अगला काउंटर लेते हैं सर, शॉपर स्टॉप। यहाँ पर भी रिजल्ट्स आए हैं, रिजल्ट्स काफ़ी शानदार देखने के लिए मिले। हम बात भी कर रहे थे कि इस कंपनी में नतीजों में टर्न अराउंड हो जाएगा। लगातार 2 दिन से हम बता रहे हैं कि कंपनी के जो प्रॉफिट्स हैं उसमें लॉस टू प्रॉफिट आएगा क्यू ऑन क्यू बेसिस पर। और जो एक्सपेक्टेशन थी स्ट्रीट की वो 15% प्रॉफिट की थी ग्रोथ की वाई ओ वाई बेसिस पर, लेकिन कंपनी ने और ज़्यादा अच्छा रिजल्ट दिया। कंपनी ने नेट प्रॉफिट में 42% का जंप दिखाया, 52 करोड़ का प्रॉफिट आया 37 करोड़ के मुकाबले। अबिटा में भी करीब 13% का जंप आया। स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रही थी कि करीब 7% का जंप देखने के लिए मिलेगा। तो एबिटा एबिटा मार्जिन्स, रेवेन्यू, हर चीज़ में इनके अच्छी ग्रोथ आई है। और नतीजा आपके सामने है कि नतीजों का नतीजा ये है कि काउंटर आज अप है। सर क्या करें, अब तेज़ी तो आ गई है काउंटर में, क्या और तेज़ी बढ़ेगी इस नतीजों के बाद, या अब यहाँ पर रुक जाना या प्रॉफिट बुक करना ठीक है? नहीं, डेफिनेटली नंबर जो है काफी अट्रैक्टिव है, बट स्टॉक्स का जो मूड है वो एक कंसोलिडेशन जोन का मूड रहता है। कोई भी पॉजिटिव न्यूज आती है तो एक दो दिन शायद थोड़ा सा अपसाइड के बाद में वापस से स्ट्रगल वे में वो अपने लोअर लेवल पे कंसोलिडेशन करता है। तो काफी दिन हो गए स्टॉक एक कंसोलिडेशन मोड में है, और नंबर्स स्ट्रीट को एक्सपेक्टेशन से थोड़े से ऊपर है। तो मेरे हिसाब से स्टॉक्स के अंदर थोड़ा और अपसाइड का पोटेंशियल है। 740 से 750 तक का जो रेंज है उतना पोटेंशियल स्टॉक्स के अंदर बनता है। तो स्टॉक्स में अगर है तो शायद थोड़ा टाइम और देना चाहिए और बने रह सकते हैं। 740 से 750 तक के लेवल जो है सॉफ्ट स्टॉक में भी देखने को मिल सकते हैं। कुछ और नतीजे जो आज आने वाले हैं सर, उसमें सीएट टायर कंपनीज का पहला नतीजा आ जाएगा। सीएट में उम्मीद है कि कंपनी की रेवेन्यू तो बढ़ते हुए दिखाई देंगे करीब 12-13% तक, लेकिन कंपनी के प्रॉफिट में डिक्लाइन आता हुआ दिखाई दे सकता है। और ना सिर्फ ये इस टायर कंपनी के साथ ही ये प्रॉब्लम रहेगी, ये सभी टायर कंपनीज के साथ प्रॉब्लम रहेगी कि नतीजे जो होंगे वो कुछ हद तक प्रॉफिट फ्रंट पर कमज़ोर रहेंगे। मैं बता देता हूँ, सीएट के नतीजों में ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू में करीब 13% की ग्रोथ देखने के लिए मिलेगी, लेकिन प्रॉफिट में करीब 33.5% की गिरावट वाई ओ वाई बेसिस पर देखने के लिए मिलेगी। और क्यू ऑन क्यू बेसिस पर एस्टीमेट है कि करीब 1% की गिरावट देखने के लिए मिल सकती है। एबिटा में भी करीब 16% की गिरावट सीएट के देखने के लिए मिल सकती है वाई ओ वाई बेसिस पर, और क्यू ऑन क्यू बेसिस पर करीब 3% की। सर काउंटर पिछले 5 दिन में गिरा है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, 5 दिन में तो वैसे सारे ही काउंटर गिरे थे, लेकिन कल जब बाउंस बैक ले रहे थे ज़्यादातर शेयर, ये नहीं ले रहा था, ये उल्टा 1.5% नीचे था। आज भले ही रिजल्ट से पहले थोड़ा आधा परसेंट की स्ट्रेंथ दिखा रहा है। क्या करना है, कैसे ट्रेड लेना है सीएट पर? ये थोड़ा वेट एंड वॉच करिए तो, क्योंकि स्टॉक्स में एक कंसोलिडेशन चल रहा है। नंबर्स आपको भी जैसे स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रहा है थोड़े वीक ही एक्सपेक्ट कर रहा है। तो कोई भी नंबर अगर वीक आते हैं तो थोड़े और आपकी एक्सपेक्टेशन थोड़े और वीक आ गए तो स्टॉक हो सकता है 2800-2850 की रेंज में भी ट्रेड कर ले, तो वो टाइम पे एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनेगी। फिलहाल नंबर्स के हिसाब से फिलहाल कोई ट्रेड बन नहीं रहे। डाउन साइड में वापस कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है 2820 से 2850 की रेंज मिलती है, तब वहां पे एक ध्यान रखा जा सकता है नंबर को वेट एंड वॉच करके। ठीक है सर, बाकी टायर कंपनीज पर आपका आउटलुक, जेके टायर, अपोलो टायर, एमआरएफ, इन सभी पर? फिलहाल टायर कंपनीज में वही सिचुएशन तो वैसी बन रही है, इसके लिए वेट एंड वॉच वाली स्ट्रेटेजी है, और मार्केट में सप्लाई प्रेशर भी थोड़ा सा ज्यादा है। तो उस हिसाब से फ्रेश कहीं पे एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ठीक है। अगला काउंटर सर, एच डी एफ सी लाइफ। यहाँ पर भी नतीजे आ जाते हुए दिखाई देंगे। नतीजे ठीक ठाक आने की उम्मीद है। कंपनी के रेवेन्यू में 20% और प्रॉफिट में करीब 19% का जंप देखने के लिए मिलेगा वाई वाई बेसिस पर। क्यू ऑन क्यू बेसिस पर नतीजे फ्लैट रहेंगे, लेकिन पॉजिटिव साइड पर रहेंगे। काउंटर लेकिन चल नहीं पा रहा है, करीब 3.5% नीचे है। कैसे देखें सर, ये क्वार्टर तो ठीक है, ये तो जनरली इंश्योरेंस कंपनीज का एक मिक्स क्वार्टर रहता है, लेकिन Q4 सभी इंश्योरेंस कंपनीज का अच्छा क्वार्टर रहता है। लेकिन अब चूंकि गवर्नमेंट बजट में कहीं ना कहीं जो नए टैक्स रिजीम पर आ रही है, शिफ्ट कराना चाह रही है, उससे इन इंश्योरेंस कंपनीज पर कितना इम्पैक्ट पड़ेगा। लोग इंश्योरेंस से ज़्यादा टैक्स सेविंग के लिए इंश्योरेंस खरीदते थे, लेकिन अगर टैक्स सेविंग नहीं होगी तो क्यों इंश्योरेंस लेंगे, या इंश्योरेंस लेना भी होगा तो वो अलग तरीके से सोचेंगे। सर क्या इम्पैक्ट होगा ओवरऑल एचडीएफसी लाइफ पर नतीजों का और इन सब खबरों का? देखिए, दो तीन चीजें यहाँ पे पॉजिटिव है, दो एक चीजें वहाँ पे नेगेटिव है, तो मिक्स वहाँ पे एक ओवरव्यू बन रहा है। अगर आप देखें कि भाई कोई भी अगर नई पॉलिसी लेता है तो अपनी
फाइनेंशियल सेफ्टी के हिसाब से भी बहुत सारी पॉलिसीज इसमें है, तो थोड़ा अमाउंट एक वहाँ पे भी डाइवर्सिफाई कर सकते हो, तो उस हिसाब से एक नए जो सब्सक्राइबर, जैसे स्टॉक मार्केट में थोड़ा सा वीकनेस है तो कुछ पैसा वहाँ पे ट्रांसफर कर दिया, तो उस हिसाब से भी कुछ लोग प्लानिंग करते हैं। तो वैसे कुछ रहेंगे, वो नंबर शायद थोड़े इंक्रीज होंगे। दूसरे जो जहाँ पे जो टैक्स सेविंग के हिसाब से स्पेसिफिक करते हैं, तो वो नंबर्स थोड़े से कम होते हुए भी नजर आ सकते हैं। तो और बट ओवरऑल जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है तो डे बाय डे तो हर एक की रिक्वायरमेंट, मेडिक्लेम, इंश्योरेंस, ये सारी रिक्वायरमेंट तो रहती है। तो यहाँ पे एक मिक्स थोड़ा सा व्यू बन रहा है, और बजट के अंदर कुछ भी स्पेसिफिक आता है तब इसको देखने चल सकते हैं। तो लंबा चौड़ा कुछ फिलहाल इसके अंदर ट्रिगर वैसे कुछ बन नहीं रहे। मेरे हिसाब से 620 625 के ऊपर जब भी ये वापस से क्लोज या मेंटेन करेगा, उसके बाद में थोड़ी सी अपसाइड देखने को मिलेगी। टिल डेथ ये काउंटर जो है एक कंसोलिडेशन जोन में रहेगा, 560 से 600 605 की रेंज में ही घूमता रहेगा। ठीक है। अगला काउंटर सर महाराष्ट्र बैंक। आज नतीजे हैं बैंकिंग सेक्टर में, पहला बैंक होगा जिसके नतीजे आते हुए दिखाई देंगे। एडवांस डिपॉजिट ग्रोथ तो ठीक ठाक आई थी, लेकिन क्या लग रहा है नतीजे आएंगे और किस तरह से, किस दिशा में जाएगा काउंटर? 3% नीचे आज। नहीं, क्योंकि काउंटर कल ही 12-13% अपसाइड हो गया था, उसके बाद में थोड़ा सा आज प्रॉफिट बुकिंग में देखने को मिला। बट बैंक ऑफ महाराष्ट्र एक स्टडी नंबर आगे से देते आया हुआ है, और जो डिपॉजिट वगैरह के नंबर भी आए थे वो भी ठीक ठाक आए थे। नंबर से ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं करे, तो ज्यादा कुछ डाउन साइड भी एक्सपेक्टेशन फिलहाल तो ये इस हिसाब से नहीं है। फिर भी एनपीए पे के लेवल पे देखेंगे कि एनपीए क्या आते हैं, तो उसके हिसाब से देखेंगे। मेरे हिसाब से तो मेरा नजरिया तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र पे लॉन्गर टर्म के हिसाब से पॉजिटिव। ठीक है। अगला काउंटर सर नेल्को, NEL CEO, टाटा ग्रुप की कंपनी। इसके भी नतीजे हैं। नतीजे से ज़्यादा ये काउंटर अपनी जो कमेंट्री, जो इसके खबरें रहती हैं उस वजह से ये काउंटर इतना ऊपर आ चुका है। सर क्या लगता है, नतीजे तो उतना सपोर्ट नहीं करते हैं, जो वैल्यूएशन है वो उतना सपोर्ट नहीं करती हैं, लेकिन किन खबरों पे चलता है ये शेयर, और क्या नतीजों का कुछ इम्पैक्ट आ पाएगा शेयर पर आज? लेकिन नतीजे के हिसाब से ये काउंटर नहीं चलता है। इन काउंटर में टाटा ग्रुप की कंपनी है, तो ये अलग ही ट्रेंड में थोड़ा सा रहता है, और इनकी टेक्नोलॉजी के हिसाब से वो अलग ही टेक्नोलॉजी को थोड़ा सा ज्यादा वैल्यू करे। जबकि वो टेक्नोलॉजी इनकी फाइनेंशियल में कन्वर्ट होगी, तब जाके इनको वो नंबर्स जो है दिखेंगे। तो ओवरऑल वो नजरिए से, नंबर्स के हिसाब से इस काउंटर को फिलहाल तो स्ट्रिक्ट नहीं देख रही है। तो जब भी नंबर्स के हिसाब से काउंटर देखेंगे तब उसको कुछ भी डिस्कस कर सकते हैं। फिलहाल स्टॉक्स तो अपसाइड मोमेंटम ही है मार्केट का, अगर आपको देखेंगे तो नीचे के लेवल से अच्छा खासा एक अपसाइड ही ट्रेंड बना हुआ है, तो इसको टेक्निकल टर्म्स पे देखें तो ज्यादा बेटर रहेगा। 1120 के करीब स्टॉप लॉस बनता है, अपर साइड में 1240 1250 के लेवल बनते हैं। ठीक है। अगला काउंटर सर IRFC। यहाँ पर आज खबर आई है, काउंटर गैप अप भी खुला था। 3167 करोड़ रुपए की फाइनेंसिंग के लिए इनको एक प्रोजेक्ट मिल सकता है। L1 बिडर हैं ये। झारखंड में कोयला ब्लॉक की फाइनेंसिंग को लेकर, क्योंकि ये तो फाइनेंसिंग कंपनी है, इसलिए फाइनेंसिंग को लेकर इनको ये एक तरह से प्रोजेक्ट मिलेगा। 3167 करोड़, अच्छा खासा इनका जो चंक है वो बढ़ जाएगा क्रेडिट ग्रोथ का। सर कैसे देख रहे हैं IRFC जैसे काउंटर को, खासतौर से रेलवे से जुड़े हुए काउंटरों को, जिनमें कि हमने देखा कि एक अच्छी खासी गिरावट ऑलरेडी पिछले 4 महीने में फेस कर चुके हैं ये काउंटर, अब कैसे ट्रेड करेगा ये? ये देखिए, ये बजट के हिसाब से भी प्ले थोड़ा सा चल रहा है रेलवे के काउंटर में। तो कोई भी अगर बजट के हिसाब से प्ले करता है, कोई न्यूज बेस के हिसाब से प्ले करता है, तो यहाँ पे एक अपर साइड की रेंज 165 से 175 की एक अपर साइड की रेंज बन रही है, लोअर साइड की रेंज 135 130 की एक लोअर साइड की रेंज बन रही है। तो फिलहाल ये दायरे में स्टॉक्स घूम रहा है। कोई भी अच्छी न्यूज में थोड़ा सा अपर साइड रिएक्ट जरूर करता है, फिर वापस वो लेवल पे आएगा। वैल्यूएशन वाइज थोड़ा सा वहाँ पे कंफर्ट कम आता है, लेकिन कहीं ना कहीं पे 125 से 135 की एक रेंज है, वो वहाँ पे एक वैल्यूएशन का भी कंफर्ट आता है। अपर साइड की रेंज जो है 175 185 की रेंज जो है वो प्रॉफिट बुकिंग जोन में जो है वो आता है। आज अपसाइड भी रहेगा, क्योंकि कुछ ना कुछ न्यूज के कारण थोड़ा सा अपसाइड है। बजट तक सारे रेलवे स्टॉक्स है, थोड़ा बहुत उसके अंदर मोमेंटम भी बना हुआ रहेगा। तो रेलटेल अगर देखें तो रेलटेल एक थोड़ा सा ठीक ठाक लगता है, अगर बजट प्ले के हिसाब से भी करते हैं और लॉन्गर टर्म के हिसाब से भी प्ले करते हैं, तो रेलटेल काउंटर जो है कंपेयर टू बाकी अदर काउंटर थोड़ा ठीक लगता है। रेलटेल है, एयरकॉन है, ये काउंटर थोड़े ठीक लगते हैं। ठीक है। सुला वाइनयार्ड सर, रेस की सेल Q3 में रिकॉर्ड रही है, रिकॉर्ड सेल करी है कंपनी ने 217 करोड़ रुपए की। हालांकि अभी नतीजे नहीं आए हैं, कंपनी ने केवल अपना Q3 अपडेट ही दिया है।
और रिकॉर्ड सेल रहने का कारण ये भी है क्योंकि जो वाइन की डिमांड होती है वो अक्टूबर दिसंबर में काफ़ी तेज़ी से बढ़ जाती है, और कंपनी का मोर देन 50% मार्केट शेयर है वाइन बिजनेस में इंडिया के अंदर। सर, इस काउंटर को किस तरह से देखना चाहिए, क्योंकि अगर हम बाकी लिकर कंपनीज में देखें तो वैल्यूएशन वाइज मैं देख रहा था इस कंपनी की पी मल्टीपल फिर भी 25 है, बाकी तो 50 और 60 के पी मल्टीपल पर काउंटर चल ट्रेड करते हैं। ये भी करेगा? डेफिनेटली इसके खाली एक दो क्वार्टर अच्छे आने की देरी है, उसके बाद में शायद स्टॉक्स के अंदर अच्छा खासा मोमेंटम भी बनेगा। और ये नंबर्स जो सेल्स के नंबर है उसमें भी आप देखेंगे तो इनका खुद का जो खुद के प्रोडक्ट है वहां पे देखेंगे अपसाइड स्टिक जो है थोड़ा ठीक ठाक मिला है। तो स्टॉक्स काफी टाइम हो गए, मतलब पिछले 3-4 क्वार्टर हो गए वहां पे एक नंबर जो है फ्लैटिश टाइप के नंबर ही पोस्ट कर रहा है, तो उसके हिसाब से स्टॉक्स के अंदर एक अच्छा खासा कोई मोमेंटम बना नहीं है। जैसे ही एक आधा क्वार्टर अच्छे नंबर पोस्ट करेगा उसके बाद में स्टॉक्स के अंदर मोमेंटम देखने को मिल सकता है। 550-600 के लेवल तो इमीडिएट बन नहीं सकते कि एक आधा अच्छा क्वार्टर पोस्ट करे तो। फिलहाल स्टॉक्स के अंदर कोई मोमेंटम है नहीं, तो और नंबर्स भी इतने कुछ अट्रैक्टिव आ नहीं रहे, तो इससे एक साइडवेज काउंटर है। ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट काउंटर सर वोडाफोन आइडिया आजकल सुर्खियों में काफ़ी समय से नहीं था, लेकिन अब थोड़ा सा जोर पकड़ रहा है सर। पूरी गिरावट मार्केट में आ गई, लेकिन वो काउंटर 8 रुपये की रेंज पर ही खड़ा रहा और आज स्ट्रेंथ भी दिखा रहा है मार्केट में। और खबर भी कुछ ऐसी है कि HCL के साथ इन्होंने एक पार्टनरशिप की है जिसमें कि HCL इनके 4G और 5G नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग करने के लिए काम करेगी। HCL का जो ANA प्लेटफॉर्म है उसके ज़रिए ग्राहकों को बेहतर नेटवर्क मिलेगा। और नेटवर्क की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही है वोडाफोन आइडिया के साथ, एक आम आदमी को जो उसका यूज़र है उसको केवल इस चीज़ से मतलब है कि उसके लिए वोडाफोन आइडिया की सर्विसेज किस तरह की है, नेटवर्क ठीक आ रहा है, फ़ोन मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है। उसको इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि उसका शेयर कहाँ जा रहा है। ये तो शेयर मार्केट के ही लोग हैं जो कि देखते हैं कि शेयर कहाँ जा रहा है, लेकिन अगर सर्विसेज ठीक होंगी तो क्या शेयर पर पॉजिटिव इम्पैक्ट आ पाएगा सर? क्या बुरे दिन माने जा सकते हैं कि ये ख़त्म करने की तैयारी सही में कर रही है कंपनी इस बार? नहीं देखिए, नेटवर्क का तो मायने रखता ही है। कोई भी चीज पहले प्राइसिंग मेथड रहता है, कोई भी सर्विस का प्राइस कैसा है, उसके बाद में अगर नेटवर्क जो है वहाँ पे सुधार होता है तो कहीं ना कहीं पे फिर कंपटीशन जो है वापस टेलीकॉम इंडस्ट्री में भी देखने को मिल सकता है। ये एक पॉजिटिव स्टेप्स है, और प्रोमोटर देखेंगे पिछले कुछ टाइम से फंड रेज भी कर रहा है, तो एक अपर साइड के रेंज में कर रहा है, तो उस हिसाब से थोड़ा बहुत अपसाइड पोटेंशियल तो वैसे भी बन सकता है। और ये न्यूज जो कहीं ना कहीं पे है शायद एक स्मार्ट मूव आगे आने वाले दिनों में हो सकता है। फिलहाल तो वैसा कुछ स्पेसिफिक बाइंग जैसा तो सलाह नहीं बन रहा है, लेकिन अगर किसी के पास में है तो होल्ड कर सकते हैं, थोड़ा आप मूव स्टिक जो है इसके अंदर और बनने के चांसेस है। जी सर, आपकी रडार पर कौन से स्टॉक्स हैं? देखिए, मार्केट ऑलरेडी बीटन डाउन हो चुका है, तो डिफेंसिव टाइप के काउंटर ही एक आधा डिफेंसिव टाइप का हॉस्पिटलिटी सेक्टर में है। यथार्थ हॉस्पिटल जो है वो पहले भी हमारी पिक रही थी, और अभी स्टॉक जो है काफी डाउन साइड में है, तो ये लेवल पे अपन बाइंग कर सकते हैं। 458 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। 525 से 550 तक के इमीडिएट लेवल जो है, थोड़ा कोई भी अपसाइड है तो वहां पे देखने को मिल सकते हैं। दूसरा काउंटर है ईपैक, तो ईपैक में भी एक अच्छा खासा अपसाइड पोटेंशियल अपन यहाँ से देख सकते हैं, तो 485 का स्टॉप लॉस रख के 600 तक के टारगेट जो है ईपैक में भी अपने को शॉर्टर टाइम में देखने को मिल सकता है। तो ये दो काउंटर है जहाँ पे थोड़ा सा कन्विक्शन बैठ रहा है।